दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो प्रादेशिक विभाजन उसकी हम बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, यानी कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका हम प्रादेशिक विभाजन की बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन की हम बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा प्रादेशिक विभाजन के अंदर हम जो हमारा जो उत्तर का जो विशाल मैदान है इस उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में डिवाइड करेंगे, उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिएगा, जो हमारा जो उत्तर का जो विशाल मैदान है और उस उत्तर का विशाल मैदान के अगर हम पूर्व से लेकर और पश्चिम तक इसका विस्तार देखें तो उस पश्चिम में पाकिस्तान तक है और पूर्व के अंदर बांग्लादेश और हमारे जो असम तक इसका विस्तार है। ठीक है, उत्तर में देखें तो फ्रेंड्स उत्तर के अंदर जो आपकी जो शिवालिक हिमालय से लेकर दक्षिण के अंदर आप आ जाइएगा जो मालवा का जो पठार है, मालवा का पठार इसका दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, ये तो उसका बेसिक बात होगी। अब हम इसको कुछ प्रादेशिक विभाजन भी बात करेंगे, यानी कि जो प्रादेशिक विभाजन की हम इसकी बात करेंगे। देखिएगा, जो हमारा उत्तर का जो विशाल मैदान है पश्चिम में तो आपको पता है कि ये राजस्थान से भी लगा हुआ है और पूर्व के अंदर ये आपका असम से साथ जुड़ा हुआ है और उत्तर के अंदर शिवालिक और दक्षिण के अंदर मालवा का पठार है। ठीक है, यानी कि जो भारत का जो विशाल मैदान है, जो हमारा उत्तर का भारत का विशाल मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान में उसकी जो धरातलीय जो आकृति है, यानी कि धरातलीय विशेषता के आधार पर उसको 4 उपभागों में विभाजित किया गया है। यानी कि धरातलीय विशेषताओं के आधार पर, देखिएगा, धरातलीय विशेषताओं के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 उपभागों में या हम यूं कह सकते हैं उपशाखा में, यानी कि 4 उपभागों में विभाजित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि जो धरातलीय विशेषता के आधार पर जो प्रादेशिक विभाजन है, इस प्रादेशिक विभाजन में हमारा जो उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको कितने भागों में डिवाइड किया है, उसको 4 भागों में डिवाइड किया है। देखिएगा, 4 कौन कौन से भाग है उसको हम देख लेते हैं, फिर बाद में एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे देखिएगा आपका जो पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा देखिए पंजाब हरियाणा का मैदान है। दूसरा है राजस्थान का मैदान। देखिएगा, दूसरा है राजस्थान का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा है आपका गंगा का मैदान। एंड देन 4th नंबर पे है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए इसके 4 भाग, यानी कि पंजाब हरियाणा का मैदान, 2nd नंबर हुआ इसका जो हमारे राजस्थान का मैदान, 3rd नंबर पे गंगा का मैदान और 4th नंबर पे आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो पहले आप याद रखोगे कि जो हमारे जो उत्तर के विशाल मैदान है उसको उसकी धरातल की विशेषता के आधार पर उसको 4 भागों में डिवाइड किया है, यानी 4 भागों में, इन 4 उपभागों में उसको विभाजित किया गया। फर्स्ट नंबर पे आपका रहेगा
जो पंजाब हरियाणा का मैदान है उसकी हम बात करेंगे। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे राजस्थान का, उसको मैदान में भी इसको शामिल किया गया, उसकी हम बात करेंगे। और गंगा का मैदान है थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे जो आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इसका हम बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। देखिएगा हम बात करने वाले हैं फर्स्ट नंबर पे पंजाब और हरियाणा का मैदान। देखिएगा मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, और इसके आप लगातार नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और जो भी आपकी समस्या है आप कमेंट सेक्शन में आपकी समस्या मेरे को बताइएगा, समस्या का समाधान जरूर करूंगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट मैदान है इसका कौन सा, इसका मैदान है पंजाब हरियाणा का मैदान। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए पंजाब और हरियाणा का मैदान की अगर बात करें तो इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषता है उनकी हम बात करते हैं। देखिएगा जो हमारा उत्तर का जो विशाल मैदान है यानी कि पश्चिम के अंदर, तो देखिएगा ये पश्चिम के अंदर इसका जो पश्चिमी जो भाग होता है, पश्चिम भाग जो पंजाब का मैदान कहलाता है। यानी कि देखिएगा ये आपका पंजाब और हरियाणा है और इसका जो पश्चिमी जो भाग है ये पश्चिम भाग किस नाम से जानता है, पंजाब का मैदान के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात अगर करें तो इसका जो पंजाब और हरियाणा का मैदान है उसका कुछ भाग आपके हरियाणा के अंदर भी इसका विस्तार है, तो दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या कह सकते हैं, पंजाब हरियाणा का मैदान इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सिंधु नदी है, आपको पता, देखिएगा सिंधु नदी है, सिंधु नदी भी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ भी हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान में बहते, तो पाकिस्तान में भी जो इस विशाल मैदान का क्या है कुछ विस्तार इसमें पाया जाता है, तो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिएगा यानी कि सिंधु नदी द्वारा इस सिंधु नदी तथा इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कौन कौन सी हो सकती है, देखिएगा सिंधु की सहायक नदी, देखिएगा सिंधु नदी, देखिएगा सबसे पहले है ना सिंधु नदी, और जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां है, सहायक नदियां, ठीक है, कौन कौन सी है, देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे झेलम इसकी सहायक नदी है, झेलम नदी, ठीक है। दूसरी है चिनाब नदी, ठीक है। तीसरी है सिंधु झेलम चिनाब रावी नदी, व्यास नदी, और लास्ट में आपकी सतलज नदी। कहने का मतलब हो गया एक तो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं यानी कि झेलम, चिनाब, रावी और व्यास है, इन सभी नदियों के द्वारा इस पंजाब और आपके जो हरियाणा है इसके मैदान का निर्माण किया है, ठीक है। मोस्टली इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है, तो पाकिस्तान में इस नदियों के द्वारा इसका विस्तार किया गया, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान में सिंधु नदी आपकी जो झेलम नदी, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज इसमें बहती है, साथ ही भारत के पंजाब के अंदर भी ये बहती है, तो इसलिए पंजाब में भी इन नदियों के द्वारा यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदियों के द्वारा इस पंजाब और हरियाणा के मैदान का निर्माण किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको बात समझ में आई। देखिएगा इस मैदान का जो बहुत बड़ा जो भाग है जो कहाँ पे आपके पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि इस मैदान का जो बहुत बड़ा जो भाग है आपके इस पाकिस्तान में भी है, ठीक है फ्रेंड। देखिएगा पाकिस्तान में भी इस मैदान का भाग है, किस मैदान का, आपके किस मैदान का, यानी कि विशाल मैदान का, ठीक है। तो हम पाकिस्तान की हम बात करते हैं, देखिएगा ये हम इसको शॉर्ट में पाक लेते हैं, ठीक है। तो पाक में भी इस जो विशाल मैदान का भाग है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये नदियां बहती है, तो पाकिस्तान और भारत में इसका विशाल मैदान है। भारत में तो इसको बोलते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान, और पाकिस्तान में पाकिस्तान का मैदान इसको कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा इस मैदान भारत का पंजाब और हरियाणा का पश्चिमी भाग सम्मिलित है, और इन क्षेत्रों में दोआबों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, यानी कि ये पाकिस्तान में, भारत के पंजाब और हरियाणा में इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर दोआबों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। देखिएगा फ्रेंड्स दोआब क्या होता है, और हमारे भारत में किन किन नदियों के मध्य दोआब पाया जाता है, ठीक है, वो उसकी हम बात करते हैं। देखिए पहले इसको समझिएगा दोआब क्या होता है। देखिएगा
सबसे पहले हम देखते हैं दोआब क्या है, क्योंकि इससे पंजाब और हरियाणा के मैदान में बहुत ज्यादा दोआब पाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा दोआब की बात अगर करें, देखिएगा दो आप, ओके, दो दो यानी दो संख्यावाचक है, आप यानी पानी, यानी कि दो पानी, यानी कि दो एक जो नदी है, दो नदियों के मध्य, दो नदियों के मध्य का जो बीच का स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। यानी कि दो नदियों के मध्य का भाग दोआब कहलाता है, दोआब कहलाता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया, यानी कि दो नदियां हैं और दो नदियों के मध्य, इनके मध्य वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, दोआब। जैसे मान लेते हैं एक नदी ये है और एक नदी ये है और इसके मध्य जो ये भाग है, ये वाला भाग है, ये वाला, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दोआब, दोआब कहते हैं। ठीक है, वैसे हम ऐसे मोस्टली अगर देखें तो इस दोआब का नाम अलग नाम से भी दे रखा है, लेकिन आप पहले इसको समझिए कि दोआब क्या होता है, कि दो नदियों के मध्य जो मध्य वाला जो भाग होता है उसको हम दोआब कहते हैं। तो भारत के अंदर भी आपकी जो पंजाब और हरियाणा के मध्य बहुत ज्यादा दोआब पाए जाते हैं, उन दोआबों की हम बात करते हैं और यहाँ से अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जाता है, तो इसको आप समझिएगा। देखिएगा हम बात करेंगे जो हमारी जो सिंधु नदी और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है, यानी कि झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, उनके मध्य कौन कौन से दोआब है, और उन दोआबों को आप बहुत ही डिटेल से पढ़ेगा क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आता है। देखिएगा आपको पता है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर यानी चेमा युंगडुंग नामक एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती है, फिर हमारे भारत में प्रवेश करते, भारत के पश्चात पाकिस्तान में जाती है। तो पाकिस्तान में जाने के पश्चात इसकी जो सहायक नदियां हैं, यानी कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये मिठानकोट के पास आकर क्या इसमें इसकी सहायक नदी मिल जाती है। तो फिर बाद में जाके ये कहाँ जाती है, पाकिस्तान से सीधे अरब सागर में जाती है। तो ये जो बड़ा जो एरिया है इसके मध्य कुछ दो नदियों के मध्य कुछ दोआब पाए जाते हैं, उन दोआबों की हम बात करेंगे और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी के मध्य कौन सा दोआब है। तो प्लीज आप इसका एक डायग्राम बनाइएगा। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी की बात है। देखिएगा सिंधु नदी की बात अगर करें तो देखिएगा ये सिंधु नदी है, भारत में प्रवेश कर गई है और भारत में प्रवेश करने के पश्चात ये आगे चली गई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर ये और दक्षिण की तरफ आ गई है। ठीक है, फिर इसके पश्चात भारत में ही इसकी एक सहायक नदी है और सहायक नदी कौन है, झेलम है, और झेलम भी आगे बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद में झेलम के पश्चात झेलम यानी कि झेलम के दक्षिण में एक नदी बहती है चिनाब, और चिनाब नदी आकर किससे मिल गई है, आपके किससे मिल गई है, इसे आपकी जो झेलम नदी इससे मिल गई है। फिर आगे की अगर बात करें तो आगे जाकर आपको पता है एक नदी और आती है, वो नदी कौन सी है, इस नदी का नाम आपको पता है क्या हो सकती है। देखिएगा ये आपकी ये आपकी चिनाब, सॉरी ये आपकी सिंधु, झेलम, चिनाब और ये रावी आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे अगर बात करें तो आगे देखते हैं तो यहाँ से एक नदी आती है और एक नदी का नाम है व्यास नदी। ठीक है, और व्यास नदी से में ही आपकी कौन सी नदी लगती है, आपकी सरकन, और ये आकर किसमें मिल जाती है, आपकी इसी धारा के अंदर मिल जाती है। और आगे जाकर आपको पता है ये आपकी जो सिंधु नदी है, सॉरी सिंधु नदी है, सिंधु नदी की यहाँ पर आकर आपकी कौन सी नदी मिल जाती है, यानी कि आपकी जो सभी नदियों की धारा मिल जाती है। तो ये होता है मिठानकोट, इसको बोलते हैं मिठानकोट बोलते हैं, मिठानकोट में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये मिठानकोट में ये पांचों नदियां आके मिल जाती है। तो देखिएगा इसको अगर देखें तो अगर हम इसको देखें कि देखिएगा ये तो आपकी सिंधु नदी है, इसको याद रखिए, क्रम है इसका। ठीक है, सिंधु नदी है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु नदी। सिंधु नदी के पश्चात ये जो नदी ये आपकी झेलम नदी। ठीक है, झेलम के बाद में चिनाब नदी, या इसको चिनाब नदी भी बोलते हैं, चिनाब नदी देखिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी नदी, ये व्यास नदी और ये सतलज नदी। ये
5 नदियों का क्रम हो गया। कहने का मतलब सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद में झेलम नदी, झेलम के बाद में चिनाब, चिनाब के बाद में रावी, रावी के बाद में आपकी व्यास, और व्यास के बाद में आपकी सतलज नदी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नदियां हैं ये एकमात्र भारत की एकमात्र सतलज नदी है जो आपकी सीधे ही इस धारा में इस धारा में आकर नहीं मिलती, यानी कि ये भारत के अंदर ही इसमें मिल जाती है, व्यास में। और सारी की सारी जो नदियां हैं ये पाकिस्तान में आकर, यानी कि सिंधु नदी में आकर मिलती है, पाकिस्तान में आकर मिलती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब देखिएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता क्या बनता है, देखिएगा, अगर आपसे मैंने बताया दोआब क्या होता है, दो नदियों के मध्य जो बीच का जो स्थान होता है उसको हम दोआब कहते हैं। देखिए पंजाब, यानी 5 नदियों के मध्य 5 नदियों के आधार पर ही जो हमारे भारत का जो एक स्टेट है पंजाब नाम पड़ा है। तो देखिएगा, सिंधु और झेलम नदी के मध्य जो आपका दोआब है, उस दोआब को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देखिए, सिंधु सागर दोआब कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंधु सागर दोआब। तो आप इसको लिखिएगा, आप मैप बनाइएगा, सिंधु सागर दोआब। देखिएगा, सिंधु सागर दोआब है। ठीक है, देखिएगा, समझ में आया। अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य कौन सा दोआब है, तो आप बताओगे सिंधु सागर दोआब। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से याद। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ फ्रेंड्स, देखिएगा, एक बार वेट कीजिएगा, ऐसे लिखिए इसको, देखिएगा, सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब। तो देखिएगा, ये हो गया सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य कौन सा दोआब हो गया, सिंधु सागर दोआब हो गया। अब देखिएगा, झेलम और चिनाब नदी के मध्य जो दोआब है उसको देखिएगा चाब और जेच भी कहते हैं। देखिएगा, इसका नाम है चाब और जेच दोआब भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं झेलम नदी और चिनाब नदी के मध्य चाब दोआब, या इसको हम कहते हैं जेच दोआब भी हम कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य कौन सा दोआब, सिंधु सागर दोआब हो गया, और झेलम और चिनाब नदी के मध्य चाब और जेच दोआब हो गया। अब देखिएगा, चिनाब नदी और व्यास नदी के मध्य जो दोआब है उसको रेचना दोआब कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेचना। ठीक है, रेचना दोआब कहते हैं। ठीक है, आप दोआब ना लिखते ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिएगा, हाँ, सिंधु सागर दोआब, चाब जेच दोआब और रेचना दोआब वो है चेनाब नदी और रावी नदी के मध्य वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं, रेचना दोआब। अब देखिएगा, आपका जो रावी नदी और व्यास नदी के मध्य जो दोआब बनता है उसको देखिए ऊपरी या बारी दोआब भी कहते हैं। देखिएगा, इसको बोलते हैं ऊपरी दोआब। देखिएगा, ऊपरी दोआब या बारी दोआब भी कहते हैं। ठीक है, तो रावी और व्यास नदी के मध्य जो दोआब बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऊपरी और बारी दोआब। देखिएगा, इसके पश्चात आपका व्यास नदी और सतलज नदी के मध्य जो दोआब बनता है उस दोआब को विष्ट या जालंधर दोआब भी कहते हैं। देखिएगा, इसको क्या कहते हैं, विष्ट या जालंधर दोआब भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका दोआब, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिएगा, सिंधु झेलम नदी के मध्य आपका सिंधु सागर दोआब हो गया, झेलम नदी और आपकी चिनाब नदी के मध्य चाब या जेच दोआब हो गया, चिनाब नदी और रावी नदी के मध्य रेचना दोआब हो गया, रावी और व्यास नदी के मध्य आपका हो गया ऊपरी या बारी दोआब, और व्यास और सतलज नदी के मध्य हो गया आपका विष्ट या जालंधर दोआब हो गए हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, आगे हम बात करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य सिंधु सागर, झेलम और चिनाब नदी के मध्य चाब जेच दोआब,
और चिनाब और रावी के मध्य रेचना दोआब, रावी और व्यास ऊपरी बारी दोआब और व्यास और जलांधर बिस्ट दोआब बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं, अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। देखिएगा, जो पंजाब और आपका जो हरियाणा का जो मैदान है, वह यह मैदान जो सतलज और यमुना विभाजन का भी काम करता है। देखिएगा, ये आपको पता है कि ये जो पंजाब हरियाणा का मैदान है, यानी कि जो सतलज नदी और व्यास नदी के विभाजन का काम करता है। ठीक है, देखिएगा, देखिए सतलज और यमुना, देखिएगा, सतलज और यमुना विभाजन का काम करता है। विभाजन का कार्य करता है। कैसे करता है? देखिएगा, जो यहाँ पे आपको पता है क्या है, आपका पंजाब और हरियाणा का मैदान है। सतलज नदी आती है, यानी कि आपकी किस मिल जाती है, आपकी व्यास नदी में आपकी मिल जाती है। ठीक है, और इधर यानी पश्चिम की साइड और पूर्व की साइड में आपकी जाती है कौन सी नदी, आपकी यमुना नदी, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो बीच में आपका पंजाब हरियाणा आ गया। तो कहने का मतलब हो गया कि आपका सतलज और यमुना नदी का विभाजन का काम कौन करता है? आपका पंजाब हरियाणा का मैदान करता है। ठीक है, ये इसकी और खास बात अगर देखें तो इस मैदान में, यानी कि इस मैदान के अंदर कौन से मैदान, पंजाब और हरियाणा के मैदान के अंदर काफी समय पहले, यानी कि प्राचीन समय में, प्राचीन काल में एक सरस्वती नदी बहती थी, एक बहती दुष्यवती नदियां बहती थी। कौन कौन सी? एक तो सरस्वती, देखिएगा सरस्वती, और एक आपकी देखिएगा दुष्यवती नदी भी बहती थी, यानी दोनों नदियां बहती थी, दुष्यवती नदी और आपकी सरस्वती नदी। इस पंजाब या हम कहते हैं हरियाणा के मैदान में नदियां बहती है। आज वर्तमान में ये नहीं है। मोस्टली अगर हम देखें तो हमारे जो राजस्थान के अंदर जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी को ही प्राचीन समय में आपकी सरस्वती नदी कहा जाता था। ठीक है, और आज उसको कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें सैटेलाइट के माध्यम से इसके जो प्रवाह का जो क्षेत्र है, अपार क्षेत्र, उसको सैटेलाइट के माध्यम से पता लगा है और कहा जाता है कि जो घग्गर नदी है वही सरस्वती नदी थी। ठीक है, तो हमने बात की हमारे जो राजस्थान की जो नदी है उसके बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ लिया, तो आप वहां जाकर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि सरस्वती नदी और ध्वस्तवती नदी इस पंजाब और हरियाणा के मैदान के अंदर ये प्रवाहित होती थी, जो आज वर्तमान में ये नहीं है। देखिएगा, यह जो मैदान है पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है, ये अगर इसकी ये मैदान चौरस मैदान है, यानी कि चौकोर की आकृति में ये फैला हुआ है और लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। अगर इसका क्षेत्रफल देखिएगा, इसका क्षेत्रफल देखिए किसका, आपका इस पंजाब हरियाणा का मैदान के 1.75 लाख वर्ग विस्तार है। किसका? आपके पंजाब हरियाणा मैदान का ये इसका विस्तार है। ठीक है, अब देखिएगा, जो आपका जो पंजाब और हरियाणा का मैदान, अगर इसकी जो सीमाओं की बात अगर करें तो देखिएगा, पूर्व में तो इसके यमुना नदी तक इसका विस्तार है, पश्चिम के अंदर आपकी सिंधु यानी पाकिस्तान, और उत्तर में शिवालिक हिमालय, और दक्षिण के अंदर जो मालवा का पट्टा है वहां तक इसका विस्तार है। देखिएगा, हम इसको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, इसको भी आप ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, देखिएगा ये चौरस है। ठीक है, ये चौरस हो गया, कहने का मतलब है, आप मान लीजिए इसको चौरस, ये ऐसे आपका जो पंजाब और हरियाणा का मैदान है, और ठीक है, ये पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप समझिएगा, यानी कि पंजाब हरियाणा का मैदान है। अब देखिएगा, ये तो इसका हो गया उत्तर, यानी कि नॉर्थ वाला भाग, ये हो गया साउथ यानी कि दक्षिण वाला भाग, ये हो गया ईस्ट यानी कि पूर्वी, और ये आपका हो गया वेस्ट यानी कि पश्चिम। देखिएगा, पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से उत्तर। ठीक है, तो उत्तर में तो देखिए इसका विस्तार आपको पता है कहाँ है, शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है, यानी कि शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ी तो इस उत्तर में विस्तार। देखिएगा,
ये आपको पता है, मैंने बताया था कि जो जो हिमालय पर्वतमाला इसका प्रादेशिक जो विभाजन मैंने बताया था वो 4 भागों में इसको 4 भागों में डिवाइड किया है, उसके विभाजन की। फर्स्ट में उत्तरी में ट्रांस हिमालय, फिर उसके नीचे आपका मध्य वृहद ग्रेट हिमालय, और उसके दक्षिण में मध्य लघु हिमालय, और लास्ट में शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के पश्चात तराई प्रदेश आ जाता है, तराई के पश्चात भाबर आ जाता है, भाबर के पश्चात खादर, खादर के पश्चात बांगर, बांगर के पश्चात रेहर, रेहर के पश्चात भूर, भूर के पश्चात आपका आ जाएगा डेल्टा, डेल्टा के पश्चात शंकु का निर्माण होता। तो ये मैंने आपको बता दिया था। और जो आपका जो शिवालिक हिमालय और उत्तर के विशाल मैदान को कौन सी लाइन अलग करती है, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो आप उसको फिर से मैं बता रहा हूँ, आप उसके आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, वैसे तो HFF यानी कि हिमालय फ्रंट फोल्ट लाइन इसको अलग करती है। देखिएगा, ये तो हो गया नॉर्थ में आपका शिवालिक हिमालय। दक्षिण में अगर देखें तो मालवा का पठार, मालवा का पठार, ठीक है, ये पठार, मालवा के पठार दक्षिण में इसका विस्तार है। और पूर्व के अंदर है जो यमुना नदी है, यमुना नदी इसका विस्तार है, पूर्वी विस्तार। और पश्चिमी विस्तार देखें तो सिंधु नदी इसका पश्चिमी विस्तार है, पश्चिमी विस्तार यानी कि पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप याद है, देखिएगा, ये आपका पाकिस्तान हो गया सिंधु नदी तक। तो ये सारा का सारा आपका कौन सा है, आपका जो आपका सॉरी ये पंजाब हरियाणा का हिमालय। और अगर इसका विस्तार क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल फ्रेंड्स कितना है, 1 पॉइंट, देखिएगा इसका क्षेत्रफल देखें 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। कौन सा आपका जो पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है। तो ये आपका हो गया पंजाब हरियाणा का मैदान। तो फ्रेंड्स, आप इससे ही इसका डायग्राम बना के इसको आप याद कर सकते हो। डायग्राम से हर चीजें बहुत ही इजी वे में याद हो जाती है, तो इसको आप ऐसे याद करिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप याद करेगा, इसका नोट्स बनाएगा, तो ठीक है। तो उत्तर में तो इसकी सीमा है शिवालिक पर, दक्षिण में आपकी मालवा का पठार, पूर्व में आपकी यमुना नदी, इसका क्या है, यमुना नदी है, और यमुना नदी पश्चिम में आपका सिंधु नदी इसका सीमा है। तो इसको आप ऐसे याद करिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, और इसके बारे में और बात कर लेते हैं, 2-3 बात और कर लेते हैं। देखिएगा, पंजाब हरियाणा का मैदान मुख्यतः बांगर मृदा से बना है। एक ही जो पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है, ये जो मैदान है ये कौन सी मृदा से बना हुआ है, आपकी जो बांगर है, मैंने बताया था बांगर मृदा से बना हुआ है। बांगर जलोढ़ या पुलनी जलोढ़ भी हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो पंजाब हरियाणा का मैदान इतना उपजाऊ नहीं है जितना आपका जो आपके जो उत्तर के अंदर उत्तर का विशाल मैदान जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है। तो ये इतना नहीं है क्योंकि इसमें बांगर मृदा पाई जाती है, ठीक है। और क्योंकि बांगर मृदा से ही निर्मित है, यानी कि बांगर मृदा से निर्मित कौन सा, आपका पंजाब हरियाणा का मैदान, जो बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो बाढ़ का पानी एक बार आने के पश्चात दोबारा वहां पर पहुंचता नहीं, इसलिए ये अनुपजाऊ तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल खादर से कम उपजाऊ होती है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में और देखें, लेकिन नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, अगर नदियों के किनारे वाले जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है, खादर मृदा पाई जाती है, ठीक है। इन्हीं क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, पंजाब के अंदर बेट कहते हैं। किसको, खादर को पंजाब के अंदर किस नाम से जानते हैं, यानी खादर जो मृदा है उसको पंजाब में बेट के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि जो बांगर है, बांगर को भाया के नाम से जानते हैं, कहाँ, पंजाब के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके पंजाब और जो आपका हरियाणा का जो मैदान है उसके बारे में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी करवा दी। अगला भाग हम बात करते हैं, तो आपको पता है अगला भाग कौन सा है, आपका जो राजस्थान का मैदान है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे की बात अब करेंगे। देखिएगा, वैसे मैंने आपको राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर मैंने जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग उसके बारे में आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ा दे, तो वहां जाकर आप इसकी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा, दूसरा है राजस्थान का मैदान, ठीक है। अब देखिए राजस्थान का मैदान, ठीक है।
ओके, देखिएगा राजस्थान के मैदान की हम बात करते हैं। देखिएगा राजस्थान का मैदान, देखिएगा ये आपका राजस्थान का मैदान राजस्थान है, और ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये आपका राजस्थान यानी राजस्थान का मैदान है, जो हमारे पाकिस्तान की और भारत की बॉर्डर के पास ये स्थित है। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो विस्तार है, यानी कि इसका आपके राजस्थान का मैदान का जो विस्तार है, ये विस्तार पर राजस्थान के पश्चिमी भाग में, यानी इसका विस्तार देखें तो राजस्थान के पश्चिमी भाग, यानी कि राजस्थान के पश्चिमी भाग और पश्चिमी भाग में कहा, अरावली पर्वतमाला के, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में। ठीक है, ये हो गया आपका। तो याद रखिएगा राजस्थान के पश्चिमी भाग, यानी कि यूं कह सकते हैं हम, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में आपका कौन सा मैदान पाया जाता है, राजस्थान का मैदान पाया जाता है। ठीक है, और ये भारत और पाकिस्तान की सीमा तक विस्तृत है, यानी कि इसका विस्तार अगर देखें तो भारत और पाकिस्तान की सीमा तक है। ठीक है, तो देखिएगा यह राजस्थान का भाग है, तो ये भारत और ये पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की सीमा तक ये आपका कौन सा राजस्थान का मैदान पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पाया जाता है, राजस्थान का मैदान। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, राजस्थान का मैदान पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया। तो देखिएगा इसका विस्तार है अरावली पर्वत, देखिए अरावली पर्वतमाला ऐसे है, तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में हो गया, और अगर पश्चिम में हो गया तो भारत और पाकिस्तान की सीमा तक इसका विस्तार है। ठीक है, यहाँ की अगर बात और करें तो देखिएगा जो राजस्थान का जो मैदान है, यानी कि इस मैदान को दो भागों में डिवाइड किया है। यानी इस मैदान को कितने भागों में डिवाइड किया है, दो भागों में डिवाइड किया है। तो देखिए एक तो मरुस्थली और एक राजस्थान बांगर। ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड किया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आपका कौन सा, आपका राजस्थान का मैदान। फर्स्ट नंबर पे देखें तो फर्स्ट नंबर पे मरुस्थली, इसको एक तो मरुस्थली बोलते हैं, मरुस्थली, और एक बोलते हैं आपका राजस्थान बांगर। ठीक है, राजस्थान बांगर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो आपको पता है बांगर है जो किससे बनी हुई है, आपकी खादर जो मृदा है, खादर मृदा से कम उपजाऊ होती है। तो अब यहाँ राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा रेतीला भाग है, तो वहाँ पर कम उपजाऊ है। तो दो भाग है, एक तो मरुस्थली और एक आपकी राजस्थान बांगर हो गया। ठीक है, तो देखिए अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम मरुस्थली की हम बात करें तो जो मरुस्थली भाग है, ये यहाँ पर देखिए क्या है, यह है जो मारवाड़ का मैदान का अंग है। यानी कि देखिएगा ये इधर वाले जैसलमेर जोधपुर वाले क्षेत्र को मारवाड़ के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसको मारवाड़ का अंग माना जाता है, मारवाड़ी मैदान का अंग माना जाता है। और यहाँ पर बालू की अधिकता के कारण यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यानी कि बालू की अधिकता के कारण यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप। देखिएगा बालू का स्तूप। ठीक है, देखिए स्तूप आप जानते हो, यानी कि आपको पता है स्तूप क्या होता है। ठीक है, तो स्तूप कैसे बनता है, जैसे माना कि जो वहाँ पर जो हमारे राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा तेज गति से हवाएं चलती है, और जैसे माना ये कोई हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर क्या होता है कि इस हवा के अवरोध कर देते हैं। यानी कोई जैसे झाड़ी है, पेड़ है, और भी कुछ जैसे पथरीला जो मरुस्थल है, वो क्या करता है, उसको अवरोध कर देता है। तो वहां पर एक मिट्टी का एक बड़ा सारा स्तूप बन जाता है, तो उसको हम बालू का स्तूप, यानी कि बालू यानी रेत का स्तूप बन जाता है। ठीक है, तो अवरोध के कारण ये स्तूप बनते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो ये मैंने बात आपको राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर मैंने रेगिस्तानी भाग को पढ़ाया था, वहां पर मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है। तो आप वहां जाके उस प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हो कि बालू का स्तूप क्या होता है, बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ना, तारा बालू का स्तूप है। ठीक है, अनुदैर्ध्य का स्तूप है। ये सब सारी की सारी बातें मैंने आपको वहां पे पढ़ा रखी है, तो आप वहां पर विजिट कीजिए और वहां पे जाके उसको पढ़िएगा। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। तो ये हो गया बालू का स्तूप। ठीक है, और इसके बारे में और देखें
तो यहाँ पर आपको पता है कि जो लूनी नदी प्रवाहित होती है और लूनी नदी के मैदानी भाग के अंदर क्या होता है कि बांगर मृदा होती जो कम उपजाऊ होती है खादर के बनस्पति। और ये जो लूनी नदी है ये आपके कच्छ के रण के अंदर गुजरात में आकर ये अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये लूनी नदी है, लूनी नदी क्या है कि इसको खारी नदी भी कहते हैं, यानी कि इसका पानी खारा हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस नदी जो नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है और अजमेर से बालोतरा तक क्या होता है, इसका पानी मीठा रहता है। उसके बाद में इसका पानी यानी कि बालोतरा यानी बाड़मेर से लेकर जब यहाँ कच्छ के रण तक मुहाना बनाते हैं वहां तक इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, ठीक है। तो इसकी बात हम आगे करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में और बातें करते हैं, देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका मरुस्थलीय भाग। अब हम देखते हैं राजस्थान बांगर। देखिएगा, राजस्थान बांगर की अगर बात करें, देखिएगा ये राजस्थान बांगर होता क्या है। देखिएगा, राजस्थान के मैदान के उत्तरी जो भाग है, यानी कि जो राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग तथा पूर्वी भाग, यानी उत्तरी और पूर्वी भाग के अंदर आपका जो उच्च भाग होता है उसको हम बांगर कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर भी जो नदियाँ लाकर अपने जो मृदा होती है उसको डिपॉजिट करती है, और फिर बाद में मृदा एक बार डिपॉजिट होने के बाद यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता, तो यहाँ पर भी बांगर मृदा पाई जाती है, लेकिन बहुत कम उपजाऊ होती है इस जलोढ़ के बनस्पति दी गई। और अगर देखें तो यहाँ की जो प्रमुख जो नदी, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ की जो प्रमुख नदी है लूनी नदी है। किस भाग की? आपकी राजस्थान बांगर की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी है, ठीक है। और ये लूनी नदी है, ये इसको खारी नदी भी कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से? अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और बालोतरा तक इसका पानी जो मीठा होता है, यानी बालोतरा कहाँ है? बाड़मेर में, और फिर बाद मुहाने तक यानी कच्छ के रण तक इसका पानी खारा हो जाता है, ठीक है। और अगर देखें तो इस राजस्थान के बांगर के अंदर कुछ नमकीन नदियां हैं, यानी कि जो खारे पानी की नदियां भी है, खारे पानी की झीलें हैं। झीलों की अगर बात करें तो देखिएगा, आपका है डेगाना है, डीडवाना है, नून करणसर है, ठीक है। और आपकी जो नून करणसर है, पंचपदरा है, ठीक है। और अगर देखें तो सांबर है, ये सारी की सारी जो झीलें हैं ये आपके राजस्थान में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और अपने जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो हम फिर कल मिलते हैं। इसके 2 भाग यानी 4 भागों की हमने बात आज नहीं की, हमने 2 भागों को डिवाइड करके पढ़ा है। एक तो पंजाब हरियाणा का मैदान और एक राजस्थान का मैदान। फिर हम कल बात करते हैं कि गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान की हम बात करते हैं। जो मैंने आपको भारत के उत्तर भारत का विशाल मैदान का क्या बताया था आपका, कि आपका प्रादेशिक विभाजन बताया, और उसको 4 भागों में डिवाइड किया है। जो 2 भाग थे, जो आपका फर्स्ट और सेकंड था, एक तो आपका जो पंजाब और हरियाणा का मैदान, ठीक है, हरियाणा का मैदान के बारे में बात कर ली, और एक हमने राजस्थान का मैदान के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तो हम फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा, मेरे साथ बने रहेगा और अपना चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। नमस्कार।